सभी को नमस्कार। मेरा नाम है शौकत लावत। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा चल रही है, जो पंचकुला में जिसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद इनका इंटरव्यू होगा। हमारा सिलेक्शन, जो मेरा सिलेक्शन 2017 में हुआ था, उसके बाद 2019 में भर्ती आई और अभी ये 2025 में ज्योग्राफी का इन्होंने एग्ज़ाम लिया है। इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद इसका होगा इंटरव्यू। तो ये जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, इसका सॉल्यूशन आपके सामने। आइए देखते हैं कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया था। ये इन्वायरमेंट का सवाल है, तो इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। तो ये हमारे जो HPSC बोर्ड है उसने इसकी आंसर की में पेरिस इसका आंसर बताया, पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन, जो कि गलत है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जो अर्थ समिट है वो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में हुई थी और वही सही आंसर है। सही आंसर इसका होगा रियो, पेरिस इसका आंसर गलत है। तो इन्वायरमेंट का ये सवाल था, काफ़ी आसान सवाल था, बच्चों ने इसको कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मिलती है लगभग 78, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन मिलती है। जो तीसरी सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है वो आर्गन गैस है। बच्चे सोचते कार्बन डाइऑक्साइड मिलती नहीं। CO2 चौथे स्थान पर है जो 0.03। तो इनमें से सबसे सटीक आंसर इनमें से जो लग रहा है वो है 1%। तो यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। देखिए आप सब जानते हैं कि शहरों में ये घटना मुख्यतः शहरों में घटती है कि अम्लीय वर्षा के बारे में बताइए। तो अम्लीय वर्षा के इस ऑप्शन में जो सबसे सही ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये देखिए अम्लीय वर्षा कैसे होती है, शहरों में फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से जो भी हानिकारक गैसें निकलती हैं वो बारिश के साथ वापस ज़मीन पर आ जाती हैं। तो इसमें SO2 ये सबसे मेन है, जो कंपाउंड है सल्फर के ऑक्साइड, इसका सही आंसर है। अम्ल वर्षा इसलिए जब बारिश होती है तो जब शुरू में जो बारिश होती है पहला आधा एक घंटा उसमें नहीं बाहर निकलना चाहिए, मतलब बारिश से संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें कई हानिकारक गैसें होती हैं। इसका सही आंसर है सल्फर के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध या फोटोकेमिकल जो स्मोग होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए ये भी एक शहरी घटना है। ज़्यादातर शहरों में फोटोकेमिकल स्मोग होता है। एक नॉर्मल स्मोग होता है, एक फोटोकेमिकल। तो जो नॉर्मल स्मोग होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादातर सर्दियों में होता है, वो विंटर की ये घटना है। जबकि ये कब होता है, ये होता है गर्मियों में। यह गर्म और शुष्क जलवायु में होता है। तो पहला ऑप्शन है ठीक। इसके लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि यह धुआं, कोहरा और सल्फर ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये पॉइंट हो गया भाई गलत। गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जो है, ये जो नॉर्मल कोहरा होता स्मोग होता है उसके लिए सटीक लाइन है। हालांकि फोटोकेमिकल के लिए होना चाहिए कि इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, वो फिर ओजोन और पैन बनाते हैं, उससे फोटोकेमिकल स्मोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पहला सही दूसरा गलत, केवल A इसका आंसर सही है इस क्वेश्चन का। अगला, कृषि सूखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए कई प्रकार के सूखे होते हैं जिसमें कृषि सूखा, ये देखते हैं आसान ही है। ये किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के विकास के स्तर पर निर्भर करता है। तो देखिए कृषि में सूखा पड़ेगा तो सिंचाई नहीं होगी, तो सूखा पड़ेगा, ये सही है। सूखे के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और चारे की कमी को अकाल कहते हैं, बिल्कुल सही बात। और अकाल क्या होता है, अकाल का मतलब कुछ ना पीने को ना खाने को। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं, C आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय आपदा का उदाहरण नहीं है, पूछा है नहीं है। देखिए 4 इसमें ऑप्शन है। तो ये NCERT का जो चैप्टर है उससे मैंने ये टेबल उठाया। इसमें लिख रखा है कि एटमॉस्फेरिक हैजार्ड है ये सारे। तो इसमें से कौन कौन से हैं, देखो ड्रोट है, ये ड्रोट रहा भाई।
दूसरा है हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मेरा ओलावृष्टि, फ्रोस्ट मतलब पाला, इसका मतलब बाढ़ नहीं है, तो सही आंसर है बाढ़। हालांकि जो हमारी एमए की किताब थी, जब मैंने एमए करी तो उसमें सविंदर सिंह ने ये एक में ही दे रखे हैं सारे, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो एक्वेटिक है फ्लड उसमें आएगा, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो इसका सही आंसर है बाढ़। तो ये टेबल है, इसको अच्छे से आप देख लेना, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है ह्यूमस के संदर्भ में कौन से कथन सही बताना। देखियो ह्यूमस क्या है, जब मिट्टी है उसका उपजाऊपन होता है, उसके कारण ह्यूमस ही होता है। तो ह्यूमस को विघटित होने में बहुत लंबा समय लगता है, बिल्कुल, क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो इस क्रिया को करते हैं, तो उनको एक लंबा समय लगता है। क्यों लंबा समय लगता है? क्योंकि ह्यूमस सूक्ष्म जीव क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। तो ये दोनों पॉइंट इसके सही है, सही आंसर सही। समुद्र में बायोमास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पिरामिड बनता है, आप लोग सब बच्चों को जानते हैं पिरामिड, तो इसमें कहता है कि समुद्र में जो बायोमास का पिरामिड वह उल्टा होता है। तो देखिए बायोमास का मतलब होता है कि सभी प्राणियों का वेट, तो ये कहता है भाई नीचे तो फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे और ऊपर मिलेगी फिशीज, अगर वेट के हिसाब से चले तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, उनका बायोमास ज़्यादा है। मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक है, तो देखो ये इसका कारण है। या तो ये दोनों ही गलत होंगे या दोनों सही होंगे, तो सही आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? देखिए सीधा सा हिसाब है, 1967 में जब ब्रुंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों ने सोचा लड़ाई लुड़ी बहुत हो गई है, अब थोड़ा पर्यावरण पर ध्यान देते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो भी हमने पर्यावरण को, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई थी उसके बारे में विचार किया गया। तो इसके बाद भारत ने कब सोचा? भारत ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया भाई, ठीक है, 1972 में। 1973 में हमने क्या किया गया? टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया। 1974 में हमने क्या किया? वाटर एक्ट बनाया, पानी को कोई खराब नहीं करेगा। उसके बाद 1980 में ये फॉरेस्ट वाला एक्ट आया भाई, ये इसका आंसर जो सही है। वन संरक्षण अधिनियम, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, फॉरेस्ट वाला। फिर 1981 में हमने कहा एयर कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, एयर पोल्यूशन 1981। फिर 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो बोले भाई ये एक एक चीज को छोड़ो, पूरा ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करना है। तो ये ऐसे सारे एक्ट हमारे सामने आए थे, तो इसका 1980 आएगा, ये 86 नहीं आएगा। 86 में तो पर्यावरण एक्ट आया था, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास एसडीजी पानी के नीचे जीवन से संबंधित है? भाई पानी के नीचे देखिए 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सामने है, तो ये कहता है भाई 14 कौन सा है? तो देखिए ये यहाँ 14 है, लाइफ बिलो वाटर। तो एसडीजी लक्ष्य 14 कौन सा है? पानी के नीचे वाला, तो इसका आंसर है सही 14। 3 क्या कहता है? 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग होनी चाहिए। फिर हमारा लक्ष्य गोल 4 क्या कहता है? क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमारे वीडियो देखने से आपको मिलती है, तो ये लक्ष्य भी पूरा हो रहा है। फिर गोल 13 कहता है क्लाइमेट एक्शन लो, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट को बचाने के लिए एक्शन लो, तो ये लक्ष्य है। अगर आप हमारे फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफिस से जब सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो सामने पूरा चार्ट लगा है जिसमें सारे एसडीजी लक्ष्य लिखे हुए, तो आप उसमें देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनांकीय संक्रमण मॉडल के दूसरे चरण की विशेषता है? देखिए ये जो जनांकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें 4-5 स्टेज हैं, 3 हैं, कई 5 भी आ जाती हैं। तो उसमें जो पहली स्टेज है उसमें होती है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन ये तो दूसरे चरण की बात कर रहा है, तो दूसरे चरण में आएगा उच्च जन्म दर और अब मृत्यु दर घटना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी थोड़ा खाने पीने पर ध्यान देगा, थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी होगी, तो जन्म दर तो वहीं रहेगी लेकिन मृत्यु दर घटनी शुरू हो जाएगी, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, इसमें जब अगले स्टेज में आएगा कि वो जन्म दर भी घटेगी, मृत्यु दर भी घटेगी, धीरे धीरे करके आखिरी में एक देश है जब इसके अंतिम स्टेज में पहुंचेगा तो उसकी पॉपुलेशन माइनस में चली जाएगी, जैसे जापान और इटली की चल रही है, उन देशों में बच्चे पैदा कम हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कुल प्रजनन दर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है? देखिए TFR क्या होता है?
इसका आंसर है बी। एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान कितने बच्चों की औसत संख्या की अपेक्षा की जाती है, यानी कि अपने प्रजनन काल में एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है, उसको कुल प्रजनन दर कहते हैं। देशों के आकार को भूमि क्षेत्र के बजाय जनसंख्या के आधार पर दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं। देखिए एक सवाल बिल्कुल आसान है। हमने जब देशों के राजनीतिक मैप देखते हैं उसमें देखते हुए एरिया के हिसाब से कि अमेरिका इतना बड़ा है, चाइना इतना बड़ा है, रूस सबसे बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो एरिया के हिसाब से। इसका आंसर कार्टोग्राम। कार्टोग्राम कहता है भाई आप एरिया के हिसाब से क्यों दिखाते हो, पॉपुलेशन के हिसाब से भी देशों को दिखाओ। देखो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया कितना बड़ा देश हो गया है, चाइना हो गया है। इंडिया से एरिया में यूनाइटेड स्टेट काफी बड़ा है, लेकिन अगर जनसंख्या में देखें तो हमसे छोटा हो गया। तो कार्टोग्राम ये कहता है पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के मैप बनाओ। तो इसका सही आंसर कार्टोग्राम। पिरामिड आंसर गलत है, पिरामिड नहीं होगा। पिरामिड में तो पॉपुलेशन दिखाते हैं, इसमें महिला पुरुष की, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका कार्टोग्राम का। निम्नलिखित में से किसने प्रवासन को समझाने के लिए ग्रेविटी का उपयोग, ग्रेविटी मॉडल, जो बच्चे ज्योग्राफी के अच्छे से जानते हैं कि ज्योग्राफी में बहुत सारे मॉडल आते हैं और इसमें काफ़ी सारे मॉडल आए हैं। तो रिटेल ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था, सीधा सवाल है रायली। सी आंसर सही है, रैली ने ग्रेविटी मॉडल दिया था। बिल्कुल अर्बन से सवाल आया, बिल्कुल आसान। निम्नलिखित में से किसने प्रवासन के नियम दिए। जो भी बच्चे अर्बन पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि रेवेंस्टीन ने इसके प्रवासन के नियम दिए थे। तो इसका सही आंसर है रेवेंस्टीन। अगला सवाल है कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये था जीन गोटमैन। देखिए जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो मेट्रोपोलिस, और इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा हो, उसको बोलती है मेगालोपोलिस। तो दुनिया का सबसे पहला जो मेट्रोपोलिस शहर था वो था लंदन, लेकिन दुनिया का पहला मेगालोपोलिस शहर था वो था न्यूयॉर्क। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। मेगालोपोलिस वो होता है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जीन गोटमैन ने किया था। हैरिस द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस पहलू पर किया गया। अर्बन का सवाल है, तो सब जानते हैं हैरिस ने जो दिया था फंक्शनलिटी के आधार पर, यानी कि कार्यात्मकता के आधार पर ध्यान दिया था। तो इसका सही आंसर आएगा हैरिस, शहरों का वर्गीकरण। ये भी अर्बन से सवाल है। अगला शहरीकरण द्वारा अनुक्रमिक चरण मॉडल। हाँ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड कह सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो हमारी ऑथेंटिक किताब है उनमें क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन इसका सही आंसर है गिब्स का ये मॉडल है। क्रिस्टोलर के केंद्र स्थल सिद्धांत, देखो कि सेंटर प्लेस थ्योरी है कि ज्योग्राफी में आती है सेंटर प्लेस थ्योरी, उसमें के 3 मान, K3, K4 और K7। तो इसको याद ऐसे करेंगे, K3 क्या होता है, ये होती है मार्केट, और K4 क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोर्ट। जैसे इसने यहाँ ट्रैफिक लिखा तो ट्रांसपोर्ट आएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, प्रशासनिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो K3, 4, 7। तो इसमें पूछा है K4 क्या है, तो K4 क्या है, ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रैफिक यातायात। ये इसका सही आंसर है। प्राइमेट सिटी की अवधारणा मार्क जेफरसन ने किस वर्ष दी थी। इसका सही आंसर है 1939, 1939। प्राइमेट सिटी क्या होता है, एक देश में एक ऐसा शहर जो उसके दूसरे नंबर पर जो शहर है उससे लगभग डबल हो पॉपुलेशन में, है ना। जैसे कि केनिया की राजधानी नैरोबी है, वो एक प्राइमेट सिटी है। भारत में नेशनल लेवल पर कोई प्राइमेट सिटी नहीं मिलता क्योंकि कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है कि जो उसके बाद वाला शहर है उससे डबल बड़ा हो। हालांकि स्थानीय स्तर पर हमें प्राइमेट सिटी मिलते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट में एक अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल ईटानगर है वो भी एक प्राइमेट सिटी है। तो ये इसका है। तो इंडिया में कोई प्राइमेट सिटी नहीं मिलता है, ठीक है, इंडिया में नहीं मिलता कोई प्राइमेट सिटी। किसी भी समय पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का कितने प्रतिशत वायुमंडल में मौजूद है। तो कहता टोटल पानी है उसका वायुमंडल वाला बताना है बस। तो देखो बहुत ही कम है, ये 0.001%। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। देखिए एक होता है परंपरागत में कौन कौन से आते हैं। परंपरागत जो हम कई सदियों से उस सालों से यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। अच्छा गैर परंपरागत क्या होता है, जो नए नए शुरू हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है ना, हाइड्रोजन ऊर्जा है
है ना, भूतापीय ऊर्जा है, ये सारे अभी चलन में धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए इनको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें जो है ये भी बायोमास भी गैर परंपरागत है, ज्वारीय भी गैर परंपरागत है और समुद्र की लहरों की भी गैर परंपरागत है। एचपीएससी ने इसका आंसर प्राकृतिक गैस माना है। मुझे लगता है शायद वो ये पूछना चाह रहे होंगे कि परंपरागत बता दो या गैर परंपरागत नहीं है, ये वो पूछना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक गैस आंसर दिया है, क्योंकि ये तीनों ही गैर परंपरागत है। बताओ ज्वारीय ऊर्जा का इतने ज़्यादा यूज तो नहीं होता ना, बायोमास का और समुद्र की लहरों से ओटीसी बोलते हैं, उसका भी अभी इतना प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा आंसर में दिक्कत है। जोहान हेनरिच वॉन थ्यूनेन का मॉडल है, ज्योग्राफी के बच्चे अच्छे से जानते हैं थ्यूनेन के मॉडल को। तो कहता है भाई केंद्रीय शहरी क्षेत्र के बाहर जो दूसरा रिंग है, 6 रिंग है, वॉन थ्यूनेन ने हमें 6 रिंग दिए थे, उसमें बताता है कि भाई ये तो हो गया सिटी मार्केट शहर, तो शहर के चारों ओर जो 6 रिंग है, सबसे पहली रिंग में क्या मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरी में क्या मिलता है, फूड और फॉरेस्ट, वुड और लंबरिंग, लकड़ी। तो ये दूसरे में पूछा है, तो देख लकड़ी कहाँ है इसमें, लकड़ी, सब्जी, फल और ये डी इसका आंसर सही है। क्या पता अगली बार पूछ ले कि तीसरे में सारे देख लेते हैं, यहाँ लिखा है क्रॉप्स विद नो फेलो क्रॉप्स विद 14% बोलो, थर्ड फिल सिस्टम और ग्रेजिंग, तो ये आप यहाँ से देख के सारे याद कर सकते हैं, सिर्फ दूसरे रिंग में पूछा था, इसका आंसर लकड़ी उत्पादन। निम्नलिखित में से किसकी खेती बागान कृषि के रूप में नहीं की जाती, तो बागान कौन कौन से, कॉफी भी बागान है, रबड़ भी बागान है, चाहे जूट बागान नहीं है, तो जूट डेल्टाओं में ज़्यादातर ऐसी जगह होता है जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे गंगा का डेल्टा ब्रह्मपुत्र का वहाँ होता है। निम्न में से किसने औद्योगिक स्थान का न्यूनतम लागत का सिद्धांत, देखो ज्योग्राफी के बच्चे अच्छे से जानते हैं, तो फेमस सवाल है कि न्यूनतम लागत में क्या आएगा, वेबर आएगा, वेबर। कौन सा राज्य उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स कहाँ है, सबसे पहला सवाल तो यह था, ग्रेट लेक्स अमेरिका में, यूएसए में। और ग्रेट लेक्स का निर्माण कैसे हुआ, हिमानी क्रिया द्वारा इनका निर्माण हुआ, तो ये ग्रेट लेक्स हैं भाई सारी पांचों। तो ये कहता है उस ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो देखिए सबसे पहले मिशिगन ढूंढते हैं, तो मिशिगन कहाँ है, ये देखिए ये रहा मिशिगन तो खुद एक झील भी है यहीं पांचों में एक, तो ये तो होना नहीं चाहिए था। मिनीसोटा देखो ये रहा मिनीसोटा, ये बिल्कुल इसके बाउंड्री लगती है लेक के। फिर है पेंसिल्वेनिया, ये देखिए रहा पेंसिल्वेनिया की भी सीमा लगती है, मैसाचुसेट्स की सीमा नहीं लगती, तो सही आंसर है इसका मैसाचुसेट्स। ये रहा मैसाचुसेट्स, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर प्रसिद्ध MIT वाला मैसाचुसेट्स है, ये MIT जो दुनिया की एक बहुत ही बड़ी साइंस की टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी MIT, ये वही है। ये नॉर्थ कोस्ट पर है, अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट पर है, इसकी किसी भी जो हमारी झीलें ये मान इनसे इनकी सीमा नहीं लगती, तो ये इसका आंसर था। निम्नलिखित में से कौन एडवर्ड उलमैन के परिवहन भूगोल में स्थानिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है उसका आधार नहीं है, तो देखिए इसका आंसर आएगा एग्लोमेरेशन इसका सही आंसर। सुमन उसका आधार नहीं, बाकी तीनों उसके आधार हैं। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या, देखिए WTO आप सब जानते हैं कि WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। जितने भी ये संगठन हैं ये सबसे लेट बना था, क्योंकि इससे पहले गेट काम करता था, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ, तो 1995 में WTO आया था। तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है भाई, शेयर बाजार के लिए नहीं है, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये IMF का काम है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक का काम है। जैसे अभी जो पाकिस्तान ने जिसको लोन दिया है ये उनका काम लोन देना। मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को नहीं, ये भी WTO का काम नहीं, इसका काम है व्यापार। देखो व्यापार कहाँ है, राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, बी सही आंसर है। अल्बर्ट ओ हिर्शमैन का क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत किस पर जोर देता है, देखो जो हिर्शमैन ने कहा था कि भाई असंतुलित विकास, जो जहां भी आपको इनबैलेंस्ड ग्रोथ दिखाई दे, सब प्रमुख उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए असंतुलित विकास करो, ये इसका कहना था, तो ये इसका सही आंसर है। कौन सा देश एपेक का सदस्य नहीं है, देखो ये सारी लिस्ट आपके सामने है कि इसमें कौन कौन एपेक का सदस्य है। देखो ऑस्ट्रेलिया आया था, ऑस्ट्रेलिया इधर है, कनाडा है, ये देखिए मैक्सिको है, पनामा इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है पैक में, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल था, इसमें आएगा पनामा, ठीक है, पनामा इसका सही
आंसर है। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, जैसे इनटेंजिबल जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, इसने पूछा कि इसमें से कौन उसमें नहीं आएगा। तो देखिए क्या छऊ नृत्य, कुंभ मेला, नवरोज, कुल्लू का दशहरा कौन सा? देखिए नवरोज तो ये रहा, 2016 में नवरोज शामिल किया था, ये पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है। फिर है कुंभ मेला, कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया था कि ये दुनिया की विरासत है। अब भारत की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की विरासत है। उसके बाद है छऊ नृत्य। देखिए छऊ नृत्य ये रहा, 2010 में इसको शामिल किया गया था छऊ नृत्य को। तो जो कुल्लू का दशहरा उसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है। सरकार प्रोपोजल भेजती रहती है, तो एक दिन इसको भी शामिल कर लेंगे कुल्लू के दशहरे को। फिलहाल ये शामिल अमूर्त धरोहर में नहीं है। अगला सवाल, कौन सी निकोबार द्वीप समूह की जनजाति? देखिए कई बच्चे इसका गलत आंसर दिया है कि वही अंडमान निकोबार पूछ रहा है। नहीं बेटा, ये चारों जातियां अंडमान निकोबार की हैं। अंतर इतना है कि ये जो 3 जातियां हैं ये अंडमान में रहती हैं, जो अंडमान निकोबार का अंडमान में, और ये सैम्पेन ये रहती है निकोबार में। ठीक है, तो निकोबार द्वीप पूछा है, अंडमान निकोबार नहीं पूछा है, सिर्फ निकोबार। तो सही आंसर इसका शैम्पेन जनजाति, जो कि कहाँ रहती है? जो कि रहती है निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल से ये दोनों द्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषाओं में नहीं है? देखिए पूछा जम्मू कश्मीर में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो कौन सी भाषा इसमें नहीं है? डोगरी, बिल्कुल डोगरी भाषा वहाँ बोली जाती है। बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं उसको बाल्टी भी है। फारसी भाषा नहीं है। फारस ये किसकी भाषा है? ये ईरान की। ईरान को पहले फारस कहते थे, तो ये फारसी भाषा है। मुगल दरबार की यही भाषा ऑफिशियल होती थी, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि वो उर्दू बोलते थे। उर्दू तो थी नहीं तब, ये तो 17वीं शताब्दी में आई है, तो वो फारसी में बोलते थे। पंजाबी बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पठानकोट से ऊपर का एरिया जो एरिया है, तो फारसी इसका सही उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष आई? देखिए उससे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2002, और उसके बाद 2017 में, तो ये आंसर इसका सही है। भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों के लिए भारत का आधिकारिक पोर्टल है मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर। आपको पता है पूरी दुनिया से लोग आते हैं भारत में, क्योंकि यहाँ पर इलाज काफी सस्ता है। तो कहता है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ये तो सीधी सी बात है, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है ये, वही है ना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सर क्रीक विवाद भारत और किस देश के बीच है? सबको पता है ये है भारत और पाकिस्तान, ये गुजरात में है भाई, है ना। कई बार पूछ लेता है कि कश्मीर के अलावा भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समस्या? बिल्कुल है, सर क्रीक का विवाद रहा, पानी का विवाद रहा, ठीक है, और व्यापार का। भारत में चुनाव सुधारों के लिए तनख्वाह समिति, देखिए तो पॉलिटिकल साइंस का वैसे सवाल है कि कौन सी सुधार समिति कब आई। इलेक्शन ज्योग्राफी होती है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। इसका आंसर है 2010। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1960 में ओपेक के गठन के समय इसका सदस्य नहीं था? तो ओपेक है वो तेल निर्यातकों का एक सदस्य। भी आपको पता है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इजराइल और ईरान का झगड़ा चल रहा है, तो ईरान इराक तो होंगे ही। जो कतर है वो इसका सदस्य नहीं है। कतर क्या है? थोड़ी इनकी बनती कम है, कभी आ जाता है कभी निकल जाता है, तो शुरू में कतर नहीं था। वेनेजुएला भी उसका एक सदस्य है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है। अब आ गया सार्क। सार्क की स्थापना कहाँ और कब हुई? ढाका 1985 में। ये जो भारत और भारत के पड़ोसी देश यानी कि दक्षिण एशिया का एक समूह है, इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। हालांकि इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, देखिए चीन का काम क्या है? पड़ोसियों और दुनिया को अब दबाना। चुनाव होते नहीं, वहाँ लोकतंत्र है नहीं, अपना खुला राज कुछ करो। तो चीन नए नए तरीके निकालता रहता है, किसी तरह भारत को दबा दें, क्योंकि कंपटीशन चीन का भारत के साथ ही। अमेरिका अपने पीक पे आके जा चुका है, यूरोप भी पीक देख चुका है। अब दुनिया आगे की जो शताब्दी है वो भारत और चीन की है। तो चीन को लग रहा है कि सबको दबा देंगे, इंडिया को काबू में करो। तो इंडिया को काबू में करने के लिए उसने हिंद महासागर में एक जियोपॉलिटिक्स कैसे उसको प्रभावित करती है। तो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल क्या है? तो इसका आंसर है ये एक मिनट, इसका आंसर है कि सी। इससे हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ जाता है। चीन का काम क्या है? नीचे से भारत को
कंट्रोल करना, और भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो चीन क्या करता है कि चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करता है, कभी बॉर्डर पर कर देता है, कभी हिंद महासागर में भी तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। भूगोल में प्रत्यक्षवाद किस पर जोर देता? देखो, प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है कि 1960 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भूगोल में भी एक क्रांति आई। बोलो भी, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए किसमें? भूगोल में। ठीक है, भूगोल में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ज्योग्राफी वालों ने, ज्योग्राफर ने क्या किया? साइंटिफिक मेथड और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन करो, अनुभाविक चीज़ों को। यानी कि ज्योग्राफी जो पहले ज़्यादा ह्यूमैनिस्टिक होता था, मानव पर ज़्यादा ह्यूमैनिस्टिक होता था, मानव पर जोर देता था, अब वो कहा गया भाई नहीं, वैज्ञानिक तरीके अपनाओ और अब अनुभवजन्य अवलोकन अपनाओ। 1960 में यह क्रांति समाप्त हो गई थी। इसमें ज़्यादातर मॉडल निर्माण पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ये भी इसमें एक आता है प्रत्यक्षवाद पर। मात्रात्मक क्रांति, हाँ, एक मात्रात्मक क्रांति इसका पुत्र है। प्रत्यक्षवाद के बाद भूगोल में क्या आया? मात्रात्मक क्रांति है, जिसमें कहा भाई मॉडल निर्माण पर जोर दिया। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक डार्विनवाद, देखो ये रेड जेल है, सामाजिक डार्विनवाद कहीं दिख जाए रेड जेल मार देना। कौन सा संभववाद में विश्वास नहीं कर सकते? देखो सीधी सी बात है, जर्मनी का जो आदमी होगा ज्योग्राफर, जर्मन का आदमी कभी नहीं मानेगा, तो इसका आंसर कार्ल रिटर है। ये तीनों कहाँ के थे? ये तीनों उधर के थे, फ्रांस के, तो ये संभववाद को मानते थे। तो संभववाद में विश्वास कौन नहीं करेगा? कार्ल रिटर, क्योंकि जर्मनी में ही ये विचारधारा आई थी, तो ये कार्ल रिटर इसका आंसर होगा। अगला, किस मानव भूगोल का संस्थापक? बिल्कुल सीधा पता है भाई, जर्मन वाले मानते थे निश्चयवाद को, और जो फ्रांस वाले मानते थे मानव को, और इनका सबसे मेन आदमी कौन था? विडाल डी ला ब्लास, ये इसका सही आंसर है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट फेमस किताब है, हेटिंगटन। ये किताब तो बहुत ही फेमस है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता ने, देखिए ये आंसर में भी डाउट है, क्यों? क्योंकि टोलमी भी यूनानी था, हाँ, टोलमी और पोम्पियस मेला, ये दोनों यूनानी नहीं थे, ये यूनानी नहीं थे, तो इसका ए भी आएगा और सी भी आएगा। क्यों? क्योंकि टोलमी भी यूनान का नहीं था, रोमन था, और पोम्पियस मेला भी रोमन था, इसका जन्म स्पेन में हुआ था, तो ये दोनों ही यूनान के नहीं थे। तो इसका आंसर, हालांकि HPSC ने टोलमी दिया है, लेकिन मेला भी इसका ठीक है। तो देखें क्या होगा। लिमिट्स टू ग्रोथ, विकास की सीमाएं किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? क्लब ऑफ रोम। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है कि पर्यावरण पर थोड़ा ध्यान दें, उस समय 1960 के दशक में आई थी लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम की। अनेकता में एकता, देखिए ज्योग्राफी में दो एकता हैं, एक तो पार्थिव एकता है ना, पार्थिव एकता, ठीक है, कि वही सारा नेचर, यूनिटी ऑफ नेचर की बात करता है, ये अलेक्जेंडर हम्बोल्ट बात करता है। लेकिन अनेकता में एकता किसने कही थी? ये कार्ल रिटर आएगा इसका। ये दोनों ही है ना समकालीन ज्योग्राफर रहे हैं, हम्बोल्ट और रिटर, लेकिन अनेकता में एकता की बात कार्ल रिटर ने की थी, तो इसका सही आंसर ही आएगा। फ्रेडरिक रेटजेल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निश्चयवाद विश्वास करता था, बिल्कुल करता था, जर्मनी का था। एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द गढ़ा, बिल्कुल ये भी सही है। लिपजिग यूनिवर्सिटी में काम करा, बिल्कुल करा, वहीं पर इसकी सैंपल, इसकी शिष्या वहीं इसके साथ थी, वहीं पढ़ते थे। भौतिक भूगोल पर पुस्तक लिखी, नहीं लिखी, ये इसने सारा काम है ना पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे और इस पे किया था अपना मानव पर, तो ये भौतिक भूगोल पर पुस्तक ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने मात्रात्मक क्रांति का विरोध किया? अभी मैंने आपको बताया प्रत्यक्षवाद के बाद 1960 में मात्रात्मक क्रांति आई थी, तो इसका विरोध कराया था डडले स्टाम्प ने, क्योंकि आर्वे, हैगेट, चोरले ये तो इसके मेन पुरोधा थे जो झंडा उठाए हुए थे कि हम मात्रात्मक क्रांति लेके आएंगे। स्टाम्प ने इसका विरोध किया था। एक पूर्ण वर्ताकार नदी बेसिन का वर्ताकार अनुपात क्या होगा? देखिए नदी ऐसे बहती है, उसके सहायक नदियां उसमें मिलती हैं, तो इसको बोलते हैं नदी का बेसिन। तो पूर्ण वर्ताकार है तो 1 होगा, अगर पूर्ण वर्ताकार नहीं है तो 1 से कम होगा। ठीक है, 1 होता है जब पूर्ण वर्ताकार हो। स्टोलर का स्ट्रीम ऑर्डर, देखिए प्रैक्टिकल का सवाल है,
तो स्टोलर का जो स्ट्रीम ऑर्डर है वो कहता है कि जब दो धाराएं आपस में मिलती हैं, देखो एक और एक मिल गई तो अब दो बन गई, दो छोटी छोटी सरिताओं ने मिलकर एक बड़ी सरिता या एक धारा बना ली, उसको बोलेंगे दो। तो ठीक है, अब जब दो और दो मिल जाएंगे तो तीन हो जाएगी। तो इसने सवाल आया था, जब दूसरे क्रम की एक धारा तीसरे क्रम की धारा में विलीन हो जाती है तो उसके बाद वो क्या चार धारा हो जाएगी? नहीं, तीन ही रहेगी। ये देखिए, ये ऊपर से दो आई, फिर ये दो, तो तीन बनेगी। अब इसी में कोई एक और धारा मिल जाए या दूसरी धारा मिल जाए तो तीन ही रहेगी। तो इसका सही है तीसरे क्रम की धारा। ये यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, एक में एक मिल जाए तो दो हो जाएगी, दो में अगर एक मिल जाए तो दो ही रहेगी, दो में अगर दो मिल जाए तो तीन ही रहेगी। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में आपके काम आ जाएगा। तो दूसरे क्रम की धारा तीसरे क्रम में मिलेगी तो तीन ही रहेगी। विभिन्न भौगोलिक तत्वों के आनुपातिक वितरण को दर्शाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो देखिए पाई है। भौगोलिक तत्व क्या होता है? जैसे वनों का वितरण दिखाना है आपने, या आपने गेहूं का उत्पादन दिखाना है, यही होते हैं भौगोलिक तत्व। तो कैसे दिखाएगा? तो जैसे पाई बढ़िया है कि वही इतने % वन है भारत में, 33 है, इतने % डीप सघन वन है 2%, या इतना % गेहूं का उत्पादन हुआ। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हैं पाई डायग्राम के द्वारा। तो पाई आरेख इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हवाई फोटोग्राफ का पैमाना बड़ा हुआ? देखिए, जब मैं कॉलेज में बच्चों से पूछता हूँ कि एक छोटा एरिया है एक बड़ा एरिया है तो किसका स्केल ज़्यादा बड़ा होगा, तो आपका तो पता है जैसे जैसे हम एरिया को छोटा करते जाएंगे तो उसका पैमाना छोटा होता जाएगा। यानी कि अगर पैमाना बढ़ेगा तो हाइट कम हो जाएगी, है ना। अगर आप एक बड़ा एरिया ले रहे हो तो स्केल को छोटा कर दें, अगर छोटा एरिया ले रहे हो तो स्केल को हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका है जब कैमरा कम ऊंचाई पर हो। जब कैमरा कम ऊंचाई होगा तो थोड़ा एरिया लेगा, तो उसके लिए हमें एक बड़ा पैमाने की जरूरत पड़ेगी। लैंडसेट 8 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, अगर इसको हम देखें तो ये थोड़ा सा आंसर से भी हो सकता है, लैंडसेट प्रैक्टिकल के सवाल है। यह केवल दृश्यमान इंफ्रारेड बैंड में डाटा प्रदान करता है, गलत है। केवल शब्द आ गया तो इतना सा नहीं है। यह रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों का समर्थन नहीं करता। अरे यही नहीं करता तो फिर काम क्या है इसका? 1980 के दशक में लॉन्च किया गया। हाँ, इसमें हो सकता है। तो डी और ए में देखें तो नासा और यूएसजी द्वारा एक संयुक्त रूप से संचालित है, ये इसका सही आंसर है। लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर लिस 4 है, उसका रिजोल्यूशन पूछा था। देखो लिस 1 2 3 4 ये कहीं है, लिस 1 2 3 4 5, तो 4 है। तो 4 का इसने पूछ लिया तो 4 का है 5.8 मीटर, इसका आंसर है। कौन सा एक भौगोलिक जीआईएस का घटक नहीं है? तो जीआईएस का घटक आएगा, इसमें सैटेलाइट नहीं है क्योंकि ये अलग है। जीआईएस में क्या होता है? डेटा, हार्डवेयर और पीपल जो इसमें शामिल होते हैं, जो यूज करेंगे इसको निकाल लेंगे। तो उपग्रह है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। एक नदी बेसिन में जलधारा की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है और अपवा गंतव्य 3 है। तो बेसिन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका सही आंसर 1200/3। तो इसको करेंगे तो ये आएगा 400। तो 400 किलोमीटर, ऐसे सिंपल सा सवाल था। एक पहाड़ी ढलान में 1.5 किलोमीटर की 36 दूरी पर ऊंचाई का अंतर 450 मीटर, तो पहाड़ी की ढाल प्रवणता क्या होगी? तो देखो ये सवाल का एक फॉर्मूला होता है, ढाल को ऐसे करके ऊंचाई अपॉन 36 दूरी। तो ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। 1.5 किलोमीटर है, देखो ये भी मीटर में है तो इसको भी मीटर में करो। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना आएगा? 1500 गुणा में 100। तो ये गुणा में 100 भी करना है यहाँ। तो 2 15 तिया 45 30 आ गया। तो सी इसका आंसर सही है। निम्न में से कौन सा उपग्रह आधारित नेविक सिस्टम भारत का है? देखिए, जब 2017 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें मुझसे सवाल पूछा गया था कि जीपीएस सिस्टम है वो अमेरिका का है, तो क्या भारत का नेविगेशन सिस्टम बता सकते हैं? तो उस समय मेरा उत्तर सही था, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, वहाँ बहुत बार आता था कि अपना जीपीएस बताओ। तो अपना है नाविक, NAVIC, नाविक अपना है। जीपीएस किसका है? ये यूएसए का है। ग्लोनास ये है रसिया का है, ठीक है, रसिया। और बायडू है ये चाइना का है, ठीक है। तो नाविक अपना है। भारत में हिमालय की कौन सी चोटी की ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है? तो
8000 मीटर से अधिक है। जो इसमें सबसे अधिक है वो है नंगा पर्वत, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपने नोटिस किया तो जो भारत है, हिमालय पर्वत है, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत है जो, वो महान हिमालय इसके बीच फैला हुआ, नंगा पर्वत से नामचा बरुआ के बीच। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? देखिए प्री मानसून, बच्चों से क्लास में हम पूछते रहते हैं कि भाई मानसून से पहले साउथ के राज्यों में बारिश होती है, तो उत्तर भारत में बारिश होती है। देखो उत्तर भारत में जो बारिश होती है ज़्यादातर उसको आंधी वगैरह से होती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो प्री मानसून बारिश होती है उसको बोलते हैं काल बैसाखी। आसाम वगैरह में बोलते हैं बारदोली छीड़ा, आसाम में बोलते हैं इसको बारदोली छीड़ा। चेरी ब्लॉसम कहाँ होती है? कर्नाटक में और कर्नाटक में इसको बोलते हैं मैंगो शावर। ये आम के लिए अच्छी होती है। काल बैसाखी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन आम को पकाने में जो मदद करती है प्री मानसून, उसको बोलते हैं मैंगो शावर, ठीक है। तो ये सारे इसमें दे रखे हैं। तो मैंगो शावर ही पूछा था, इसका सही आंसर आएगा कर्नाटक में मैंगो शावर होती है। नार्वेस्टर भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनको बोलते हैं नार्वेस्टर। तो ये प्री मानसून वर्षा होती है। दक्षिण भारत में शीतोष्ण वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि दक्षिण भारत में शीतोष्ण वनों को क्या कहते हैं? शोला वन कहते हैं। और मैग्नोलिया इन वनों पाए जाना महत्वपूर्ण वृक्ष है, ये बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर जो नीलगिरी पहाड़ियाँ पर ऐसे वन ये मिलते हैं, दोनों ठीक है। शेषाचलम बायोस्फीयर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जब से KGF फिल्म आई है तो इसमें दिखता रहता है, आपने सॉरी KGF कह रहा हूँ, ये कांतारा और ये पुष्पा फिल्म है, उसमें ये जो रेड सैंडलवुड है उसी का तो चोरी का काम करता है, क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं। तो रेड सैंडलवुड जो है वो भारत के जो ईस्टर्न घाट है उसके ऊपर ये मिलते हैं। तेलुगु फिल्म है वो। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, ये शेषाचलम पहाड़ियों पर है, ईस्टर्न घाट ऑफ साउथ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसको रेड सैंडलवुड इसमें मिलते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी? देखिए इन नदियों में जो पेरियार नदी है, पेरियार काफ़ी फेमस है। पेरियार जो आपको पता होगा, रामास्वामी को भी पेरियार कहते थे। पेरियार का मतलब होता है मार्गदर्शक। हालांकि पेरियार एक नदी भी है, केरला की एक नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पेरियार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली बताओ का उत्पादन वो भी नहीं करता? गेहूं चावल याद करके जाते हैं बच्चे, मूंगफली पूछ लेते हैं। तो मूंगफली में देखिए गुजरात पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर। तो थोड़ा सा आइडिया लगा, बिहार बीच में बाढ़ आती रहती है, कहाँ मूंगफली इतना होता होगा? तो इसका सही आंसर है ए। खान मंत्रालय, भारत सरकार की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कहता है तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो देखो तांबा दिखते ही राजस्थान पे टूट पड़ो। सिंधु घाटी सब ऐतिहासिक समय से राजस्थान में तांबा उत्पादन हो रहा है, खेतड़ी में। तांबे के बाद तांबे झारखंड में ज्यादातर कोयला लोहा होता है, तो इसका आंसर है MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तांबा उत्पादन होता है। जो भारत की राज्य वन रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा के किस जिले में वन आवरण के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र? देखिए सारे राज्य जो प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उसमें अपने स्टेट के सवाल पूछते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला तो अपनी GK भी पूछता है, लेकिन हरियाणा में कम सवाल पूछते हैं, जिससे हरियाणा के जो जनरल बच्चे हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हमारे हरियाणा के सवाल इसमें आते नहीं। एक सवाल आया था अब की बार कि हरियाणा हमारा जब 17 में सिलेक्शन हुआ और 19 में हुआ, कोई सवाल नहीं था। मैं तो कहता हूँ भाई हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होने चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा बाहर से यहाँ नौकरी लगना चाहता हो बिल्कुल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हरियाणा को जानता हो, समझता हो, तो उसका यहाँ पर मोस्ट वेलकम है। तो हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें, बल्कि एक अलग 50 क्वेश्चन होने चाहिए सिर्फ हरियाणा के ऊपर। तो क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? पंचकुला। तो हरियाणा के जो बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में, वैसे तो भारत में सबसे कम वन हरियाणा में मिलते ही है, सबसे केवल 1500 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है, और केवल 2 नेशनल पार्क है हमारे पास। एक तो यमुनानगर में कलेसर है और एक सुल्तानपुर है गुड़गांव वाला। तो ये सबसे ज़्यादा वन हमारे मिलते हैं पंचकुला में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 10 देखिए किस नदी पर है? देखिए क्या होता था, जब हम पढ़ते थे जब तो 5-6 ही होते थे, लेकिन 2016 में सरकार ने
क्या किया, 111 जलमार्ग बना दिए। सारे याद करने की जरूरत नहीं, टॉप 10 याद कर लो, ठीक है। तो ये जो नेशनल वाटरवे 10 है ये अंबा नदी पर है, ठीक है। 10 याद कर लो, ये लिस्ट दे रखी है, आराम से पॉज करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2011 की जनगणना सर भारत में श्रेणी 6 है। देखिए भारत के कुल कितने नगर हैं, तो ये 424 इसका आंसर है। आपको पता भारत में 6 प्रकार के श्रेणियों के नगर हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे जैसे श्रेणी बढ़ती जाएंगी शहरों की संख्या बढ़ती जाएगी। पहले वाले में दिल्ली मुंबई ये 4 ही है। तो श्रेणी 6 में कितने कुल नगरों की कितनी संख्या है, 424। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, देखिए ये एक सवाल तो मुझे लगता है इससे आसान सवाल नहीं ज्योग्राफी का। ये कहता है अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इसने इस जो एक महाद्वीप था, जब सारी जमीन आपस में मिली हुई थी, तो उसने उसका क्या नाम दिया था, बिल्कुल पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया के उत्तर में क्या था, लोरेशिया था जहाँ यूरोप है, और साउथ में इसका गोंडवाना लैंड था, ठीक है। ये लोरेशिया हो गया, ये गोंडवाना हो गया। अच्छा भारत कहाँ था, ये देखिए ये भारत प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा था। 200 मिलियन साल पहले की बात है, ये भारत गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन भी आता है कि भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसका सही आंसर है पेंजिया। निम्नलिखित में से कौन से विवर्तनिक प्लेट प्रशांत महासागर में नहीं है, तो कहता है ये 4 प्लेट है, ज्योग्राफी में आती है प्लेटें। आपको पता है कि ये जो अर्थ है हमारा, ये कोई एक टुकड़ा नहीं है, कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बड़ी छोटी प्लेटें हैं। तो ये कहता है कौन सी प्लेट है वो प्रशांत में नहीं है, इसका मतलब अटलांटिक में होगी या इंडियन में होगी। तो देखिए इसका सही आंसर स्कोशिया। स्कोशिया कहाँ है, ये देखिए स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट है वो अटलांटिक में है, जबकि नाजका जो प्लेट है वो प्रशांत महासागर में है। और जुआन डी फूका प्लेट भी, ये रही जुआन डी फूका प्लेट भी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। इसी तरह कैरोलिन प्लेट भी प्रशांत में है, बस स्कोशिया प्लेट है वो यहाँ पर है, ये रही देखिए स्कोशिया, ये अटलांटिक महासागर है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। कौन सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण नहीं है, रासायनिक का नहीं, इसका मतलब भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। तो भौतिक अपक्षय कौन सा उदाहरण है, ये बी अपसलकन होता है। जब क्या होता है कि सूर्य दिन में जब चमकता है तो वो एक चट्टान की भारी परत को गर्म कर देता है, फिर रात को सूर्य चला जाता है तो परत ठंडी हो जाती है। इसी तरह हर रोज सूर्य निकल रहा है तो वो परत है गर्म ठंडी होने से टूट जाती है, टूट के बिखर गई, फिर वो उसके नीचे की चट्टान की परत की बने। इसी तरह जो चट्टान वो प्याज के छिलकों की तरह टूट जाती है, जिसको अपसल्कन कहते हैं। तो ये भौतिक अपक्षय का उदाहरण है, बिल्कुल ये भी सही है। भूकंप की पी तरंगों द्वारा छाया क्षेत्र, देखिए ये तो मैं कई बार बच्चों को बताता, भूकंप से जो सवाल बनते हैं उसमें भी ये भी सवाल है कि जब भूकंप पी वेव्स आते हैं तो पी वेव्स है वो कुछ एरिया में निकल नहीं पाती, तो 103 से ये 143, हालांकि 105 145 एनसीईआरटी में दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर 103 से 143। यहाँ पर कोई भूकंप ये तरंगे प्राप्त नहीं है, तो इसलिए इसको अर्थक्वेक शैडो जोन बोलते हैं। यहाँ पर ये तरंगे नहीं मिलती, तो 103 से 143 डिग्री की। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सबसे प्रचुर मात्रा में निकलता है, देखिए ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है कई चीजें निकलती है, तो बीए में भी आता है। तो सबसे ज्यादा निकलते हैं उसमें सल्फर के कंपाउंड, ये आंसर सही है। क्लोरीन हाइड्रोजन ऑर्गन थोड़े थोड़े निकलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निकलते हैं सल्फर के यौगिक। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया, बिल्कुल जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सवाल कि भाई सीधा सा मतलब है कि स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी किसने दी, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, पिंक ने। कौन सा गर्म शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, देखिए जो स्थलाकृतियां हैं उनमें से सवाल पक्का आना था। जो पैटर्न भूमि और जो पिंगो है ये परिईमानी स्थलाकृत है। हिमानी ये बर्फ वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं हिमानी, और इसके जो आउटर बाउंड्री पे होता है उसको परिईमानी बोलते हैं। अच्छा फिर है इसका आंसर पलाया। पोलजे क्या मिलता है, ये कास्ट स्थलाकृति है। कौन सी, कास्ट, यानी कि भूमि। कास्ट का मतलब है ये भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। तो सही आंसर है पलाया। पलाया कहाँ मिलता है, गर्म और शुष्क यानी कि मरुस्थल में एक नमकीन जो झील होती है उसको पलाया बोलते हैं, राजस्थान में मिलती है। प्राकृतिक तटबंध, तो देखिए जो ज्योग्राफी के बच्चे अच्छे जानते हैं, जब नदी बहती है तो नदी अपने साथ बहुत सारी मात्रा में गाद लेके आती है, तो उन गाद को क्या होता है, जब पानी ज़्यादा होता है तो बाढ़
तो बाढ़ के द्वारा पानी आसपास फैल जाता है, लेकिन जब ये बाढ़ का पानी वापस नदी में आता है तो सिल्ट को इधर जमा कर देता है, तो जिसके कारण नदी का जो तटबंध है वो नेचुरल रूप से ही मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अच्छा सा बढ़िया सा तटबंध बन जाएगा, इसको ही बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। देखिए ये निक्षेपाकर्ण स्थलरूपों के उदाहरण है डिपॉजिट लैंडफॉर्म, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि गाद मिट्टी जमा होने से बनते हैं। ये नदी के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर। मुझे लगता है कि वो ये पूछना चाह रहा था कि नदी के पैरेलल होते हैं या नदी के साथ साथ मिलते हैं। परपेंडिकुलर तो ऐसे हो गया, ऐसे तो नहीं मिलते, ये तो ऐसे मिलते हैं, तो ये बी तो गलत हो गया। तो सही आंसर केवल एक। कौन सी स्थलाकृति नहीं है? देखिए ज्योग्राफी में हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि ये चारों ही स्थलाकृति है, लेकिन एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है, जो मियांडर का टॉपिक एनसीईआरटी में से लिख रखा है कि मियांडर इज नॉट ए लैंडफॉर्म बट इज ओनली ए टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। तो ये एनसीईआरटी से अब की बार काफ़ी सवाल दिए हैं एचपीएससी ने, कई सारे सवाल एनसीईआरटी से आए हैं और एनसीईआरटी वाले को ही सही मान रहा है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो इसका सही आंसर है विसर्प, और उन्होंने यही दे रखा है। बाकी हिमोड है और हॉर्न है, ये दोनों बनते हैं हिमानी से। ठीक है, पोल जे कास्ट स्थलाकृति, तो इसका सही आंसर है विसर्प। अगला सवाल, कौन सी हिमानी स्थलाकृति नहीं है? हिमानी बोले तो बर्फ की नदी या जो पहाड़ों में जो बर्फ की नदियां मिलती है उनसे नहीं मिलती। तो देखिए सरक मिलती है, बिल्कुल मिलती है। फियोर्ड भी मिलती है, हॉर्न भी। लेपीज सही आंसर है, क्योंकि लेपीज एक कास्ट स्थलाकृति है। ठीक है, लेपीज एक कास्ट, ऐसी जो आकृति होती है ये मिलती है कास्ट, यानी कि भूमिगत जल द्वारा बनती है। बाकी के 3 बनते हैं हिमानी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम? देखिए सबसे ज्यादा तो आपने बता दी नाइट्रोजन, सबसे कम में क्या आएगा? हाइड्रोजन। याद रखना, क्योंकि ये हल्की गैस होती है और ये हमेशा ऊपरी भागों में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हल्की गैस होती है। तो इसका सही आंसर आएगा हाइड्रोजन। किस अक्षांश पर अक्षोमंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है? बताओ, इससे आसान सवाल और क्या होगा? सबको पता है कि जो 0 डिग्री पर है ये हमारे हो गए पोल, ये 0 डिग्री और ये दूसरा पोल। तो ऐसे मिलती है अक्षांश। यहाँ पर संवहन तरंगें क्या होती हैं? बच्चों को पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य सारा साल सीधा चमकता है, जिसके कारण अधिक गर्मी के कारण संवहन तरंगें निकलती हैं और वो क्षोभ मंडल की ऊंचाई को बढ़ा देती हैं। तो किस सबसे अधिक ऊंचाई क्या है? भूमध्य रेखा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपको पता चल गया, ये इसका आंसर है। किस अक्षांश पर पूरे वर्ष तापमान व्युत्क्रमण? तापमान व्युत्क्रमण का मतलब है कि जमीन पर मान ले 20 मिलता है तो ऊपर मिलेगा 30 या 25, यानी कि जैसे ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसा कहाँ होना चाहिए? भूमध्य रेखा पर भी नहीं होगा, कर्क रेखा पर तो मतलब नहीं, आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव। तो दोनों में सबसे बेस्ट है उत्तरी पोल। नॉर्थ पोल पे ये होता है क्योंकि सारा साल ठंड रहती है, उसके कारण ये होता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ये कहता है भाई जो वायुमंडल में हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान चक्रवात जो होता है, बादल, ये इसमें से किस पर प्रभाव है? दाब पेटियां, ये तो बिल्कुल सही है। महासागरों का वितरण भी सही है। पृथ्वी का घूमने से भी होता है। देशांतर रेखाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये देखिए ये तो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश का पड़ेगा फर्क, क्योंकि सूर्य अक्षांश के हिसाब से चलता है। अच्छा, जो ये खड़ी लाइन है इनको बोलते हैं देशांतर का किसी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो देशांतर इसका सही आंसर है। ठंडी वायु राशि नहीं है, देखो नाम से ही पता चल जाएगा। ध्रुव लिखा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये भी ध्रुव लिखा है, आर्कटिक लिखा है, ये तो होगा ही नहीं। समुद्री उष्णकटिबंधीय, ये जिसका गलत होगा उसे छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई। चिनूक हवाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कई फेमस ज्योग्राफी में स्थानीय पवनें होती है, जिसमें चिनूक भी एक है। जो अमेरिका है, अमेरिका के वेस्ट में एक पर्वत मिलता है जिसका नाम है एंडीज। तो ये जो चिनूक हवा चलती है समुद्र से आती है, जब एंडीज के ऊपर चढ़ती है तो थोड़ी बहुत वर्षा करती है, लेकिन जब ये पवन एंडीज पर्वत से नीचे उतरती है तो जैसे ही कोई पवन नीचे उतरेगी आपको पता है वो बारिश नहीं करती। नीचे उतरने के कारण चिनूक पवन गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण आसपास जो बर्फ खा जाती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर भी कहते हैं, हिम बख्शी।
आपको पता है हिम बख्शी का मतलब है कि हिम को खाने वाली, इसके बाद जो बर्फ पिघल का जो पानी मिलता है वो हमारे प्रेरी के मैदानों के काम आता है। तो इसमें से देखिए, उत्तरी अमेरिका में चलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम से पूर्व चलती है, बिल्कुल सही है। वर्षा लाती है, नहीं, वर्षा नहीं लाती, गर्म हो जाती है, बर्फ को खा जाती है, तो ये वर्षा नहीं करती। गर्म हवा है, बिल्कुल अभी मैंने लिखा है गर्म पवन है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, यह है वर्षा। हाँ, ये वर्षा लाने हैं, ये सी गलत है भाई। किस समुद्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं? देखिए, टाइफून कहाँ कहेंगे इसे, दक्षिणी चीन सागर में, कैरिबियाई में चलते हैं, हरिकेन वगैरह वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो चक्रवातों के कुछ लोकल नाम है, जैसे विली विली होता है एक चक्रवात, है ना, मतलब चक्रवात को विली विली बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं, विली विली। बागियो एक नाम है अभी जो नेट में आया था पिछली बार। बागियो कहाँ चलते हैं, फिलीपींस में, फिलीपींस में। टाइफून दक्षिण चीन में चलते, चीन सागर में चलते हैं। किस क्षेत्र में समुद्र पश्चिमी तट की जलवायु नहीं पाई जाती? देखिए, समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु मतलब सारा साल बारिश होती है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में, इंग्लैंड में मिलती है। जैसे अभी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे कि थोड़ी देर बारिश हुई, फिर धूप निकल आई, बढ़िया धूप निकली है, फिर बारिश हो जाती है, तो मूसलाधार नहीं होती, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है पूरे साल। तो ये पश्चिमी तट की जलवायु में ऐसा होता है। तो ऐसी जलवायु कहाँ नहीं मिलती, ये नॉर्थ चिली में नहीं मिलती, क्योंकि नॉर्थ चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। हालांकि अगर दक्षिण चिली होता तो उत्तर सही था। दक्षिण चिली में ये जलवायु मिलती है और नॉर्थ चिली में क्या मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु क्या मिलेगी? कोपेन ने एक वर्गीकरण दिया था ये अंग्रेजी के अक्षरों का, तो इसका आंसर है DF। जहाँ D दिख जाए मतलब महाद्वीप का कोई लफड़ा है, तो DF इसका आंसर सही है। कि कौन सी ग्रीन देखो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि देखो अलग अलग गैसें होती है, कोई प्रदूषण करती है, कोई ग्रीन हाउस कर रही है, कोई अच्छी है, कोई बुरी है। तो कार्बन मोनो जो है, बच्चों को लगता है कि ये गैस खराब है तो हर चीज में खराब है, वो नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हालांकि ये हमारे लिए हानिकारक है, शरीर में चली जाए तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका आंसर ए है। प्रशांत महासागर में कौन सी महासागरीय गर्त भूमध्य सागर के उत्तर में? देखिए, ये मैप का सवाल है, ये आया था, तो इसका सही आंसर है बोनिन। क्यों? क्योंकि ये तीनों गर्तें साउथ में है, ये भूमध्य सागर के उत्तर में है, जिसका सही आंसर है बोनिन गर्त। डॉल्फिन रिज किस महासागर क्षेत्र में स्थित है? देखिए, बड़ा फेमस सवाल है। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ये एक पर्वत मिलता है ऐसे, ठीक है, एस आकार में। तो इसके नॉर्थ और साउथ वाले के अलग अलग नाम है। जो नॉर्थ वाले को बोलते हैं डॉल्फिन और इसको बोलते हैं चैलेंजर। तो ये बोलता है डॉल्फिन कहाँ है, तो डॉल्फिन है उत्तरी ऐसे, इसका है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, मतलब अर्थ की। वैसे तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला तो है एंडीज, जो कि यहाँ पर मिलती है। याद रखना, हिमालय नहीं है, हिमालय ऊंची है, ठीक है, कहीं गलत कर दो। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ऊंची, और लंबी है एंडीज, 7000 किलोमीटर लंबा। तो सबसे लंबी पर्वतमाला पूछे तो हिमालय मत बोलना, एंडीज। अर्थ की सबसे लंबी होगी तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका नाम है, नॉर्थ में इसको बोलते हैं डॉल्फिन रिज, और अगर अगली बार साउथ में पूछ ले तो चैलेंजर तक इसका नाम है। उच्च और दीर्घ ज्वार, देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमारे यहाँ टाइड आते हैं, तो टाइडल एनर्जी पूछा था, टाइड ही पूछ लिया। तो ये कहता है टाइड आता कैसे? सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हो गया हमारा चंद्रमा, और दूर सा है सन। तो ये दोनों जब एक साइड में होते हैं तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं। पृथ्वी तो खींचेगी नहीं, तो पृथ्वी पर जो पानी होता है वो खींच जाता है, जिसको बोलते हैं वो टाइड आ गया। तो पहली लाइन तो बिल्कुल ठीक है। यह एक मासिक घटना जो हर महीने में एक बार होती है, नहीं, हर अमावस को, जो अमावस होती है, और हर पूर्णिमा को, है ना। तो ये टाइड आ सकता है, आता ही है, अमावस और पूर्णिमा को हाई टाइड आता है। तो ये गलत है, क्योंकि एक बार बोले 2 बार होता है, केवल एक सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा बल ज्वार उत्पन्न करने के लिए मुख्य, देखो अभी मैंने पीछे बताया, अगर किसी ने ज्वार टोपी कर लिया होगा तो 2 सवाल ठीक हो जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्यों, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे ये इधर खींचते हैं अर्थ को, तो 2 तरफ ज्वार आता है। इस तरफ तो आएगा, मान लो इस तरफ सन है और चांद है, तो अपनी ओर खींचेंगे तो इस तरफ जल ऊपर उठ जाएगा। अच्छा इस तरफ भी उठेगा, ये क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्थ के दोनों तरफ हाई टाइड आएगा और यहाँ आएगा लो टाइड, यहाँ लो टाइड आएगा दोनों ओर, यहाँ दोनों ओर हाई टाइड, लो टाइड, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा, यहाँ चंद्रमा और इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगा। किस अक्षांश पर बढ़ती हुई गहराई के साथ महासागर के जल के तापमान में कम परिवर्तन देखा जाता है, बता भाई। उत्तरी ध्रुव पर ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, ऊपर भी सर्दी, नीचे भी सर्दी, बीच में भी सर्दी, तो एक जैसा होता है, इसका आंसर होगा नॉर्थ पोल। समुद्री जल में लवणता किससे प्रभावित नहीं होती, घनत्व से होती है, वाष्पीकरण से होती है। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता भी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा तो लवणता भी ज्यादा होगी। ज्वार का कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्री जल का तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण और लवणता भी ज्यादा होगी। देखिए ज्वार से कितने, चौथा सवाल देख रहा हूं मैं ज्वार से, तो ज्वार से बहुत सवाल आ रहे। किस महासागर में सबसे ज्यादा लवणता है, मृत सागर। अभी आपको पता होगा इजराइल का और ईरान की लड़ाई चल रही है, तो इजराइल के क्या है कि इजराइल जो देश है उसके इस तरफ एक नदी बहती है जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन के इस तरफ ही एक जगह है जिसका नाम है वेस्ट बैंक, है ना। कई लोग सोचते हैं ये बैंक क्यों बोलते हैं, कौन सा बैंक, एसबीआई का बैंक है कि एचडीएफसी, नहीं, ज्योग्राफी में नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं। तो ये वेस्ट बैंक का मतलब है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में है वेस्ट बैंक। इसके ऊपर फिलिस्तीन कह रहे हैं कि बनाएंगे, तो ये फिलिस्तीन प्राधिकरण के अंतर्गत आता है वेस्ट बैंक। और इसी वेस्ट बैंक के पास ही मृत सागर है, दुनिया का सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर, ठीक है। मृत सागर इतना नीचा है कि सी लेवल से भी नीचा है, और अगर इसमें अगर गिर गए तो डूबोगे नहीं, क्योंकि लवणता इतनी ज्यादा है कि आपको डुबो नहीं पाएगी। थर्मोक्लाइन क्या होती है, सबसे पहले देखो थर्मोक्लाइन के नीचे महासागरीय जल के संदर्भ में कौन से कथन सही है। देखिए ये ऊपर तो होगी 0, इसके नीचे होती है 300, फिर 1000 और फिर नीचे सारा समुंदर, ठीक है। इस क्षेत्र में जल का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। कई बच्चों ने सोचा थर्मोक्लाइन की बात हो रही है, नहीं, थर्मोक्लाइन से नीचे की बात चल रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है यहाँ तक थर्मोक्लाइन होता है, इससे नीचे की बात चल रही है। तो इस क्षेत्र में जल का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, बिल्कुल। देखो यहाँ तो हम बैठे हैं, यहाँ हम बैठे हैं, ठीक है, यहाँ हम है कि ऊपर, तो इसके नीचे 300 से 1000 से नीचे तापमान कितना रहेगा, 0। और महासागरों का 90% जल, बिल्कुल इतना एरिया इसके नीचे, सारा जल इसके नीचे ही है। तो दोनों ये सवाल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर में बहती है। बिल्कुल आप देखो धाराओं से कई सवाल आते हैं, तो इसका सही आंसर है ओयोसियो। क्यों, क्योंकि जापान जो द्वीप है, जापान से ऊपर से एक धारा आती है जिसका नाम है ओयोसियो, ये एक ठंडी धारा है वही। और एक नीचे से धारा आती है जो गर्म धारा है, कियोशीरो नाम है इसका। ये दोनों धाराएं यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर प्लैंकटन मिलता है जो एक प्रमुख इसको मत्स्य क्षेत्र बनाता है। तो ओयोसियो धारा है, एक ठंडी धारा है, और कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर में बहती है। आखिरी सवाल, कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है। बिल्कुल एक ट्रिकी सवाल था, बच्चों ने सोचा भाई पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा मार देते हैं, नहीं। देखिए फेमस धारा अलास्का। अलास्का वैसे तो ठंडा एरिया है, लेकिन ये धारा गर्म है। यही बस यहाँ यही पूछना चाह रहा था कि आपको अलास्का के नाम से पता है कि नहीं। अलास्का जो एक ठंडी जगह है, अमेरिका का एक प्रांत है, ये रूस ने इसको बेच दिया था 1850 के आसपास अमेरिका को। तो उसके पास जो धारा बहती है वो गर्म जल धारा है। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिए कैलिफोर्निया वर्तमान लिखा हुआ है, करंट को हिंदी में वर्तमान। बताओ, इनको टाइपिंग हिंदी भी नहीं करनी आती। यहाँ ठीक लिख दिया धारा, यहाँ करंट, कम से कम करंट ही लिख देते। इन्होंने सोचा करंट अफेयर की बात चल रही है, वर्तमान लिख दे, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सवाल हो गए खत्म।
तो प्यारे बच्चों, ये प्रोफेसर हरियाणा ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन थे जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। जो इसमें पास होगा उसका जुलाई में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ये बस पास करना है, इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसके मेरिट में नंबर जुड़ेंगे और उसके बाद इंटरव्यू है। तो एक सवाल आपने सारे देख लिए होंगे, बिल्कुल आसान सवाल थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मॉडरेट पेपर था, मैं ये कहूँगा कि ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बहुत ज़्यादा आसान, ट्रिक के सवाल थे। थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के जो करेगा उसका पेपर आसानी से हो सकता है। तो इसका भी रिजल्ट आएगा। जो पास, जिन बच्चों ने पेपर अच्छा है उनके लिए बधाई। और जो अभी जिनके नंबर कम बन रहे हैं, कोई नहीं, मेहनत करो, भर्तियां तो आगे भी आती रहेंगी। तो ये पेपर थे, इस पेपर को आप देख लेना, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो आप और परीक्षाएं देते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको इधर उधर मिल सकते हैं। अभी जो नेट का पेपर होने वाला हो सकता है वहाँ इनमें से कई सवाल आपको मिल जाएं। तो ये थी आज की कक्षा। अगर आपको क्लास पसंद हो तो कृपया लाइक शेयर करें, कमेंट करें, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।